नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को नैनीताल के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ कैची धाम बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन कर पूजा पाठ की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बाबा की प्रतिमा देकर स्वागत उनका किया। वहीं उन्होंने मंदिर परिसर में रामशिला में पूजा अर्चना और ध्यान कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि और कैचीधाम पहुंचकर मैं अभिभूत हूं। वहीं देवभूमि में इनका स्थान और रखरखाव सराहनीय है। यहां आकर व्यक्ति के दिल, दिमाग, आत्मा का समीकरण होता है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूं। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रखरखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है। नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। और शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव की आहट से पहले ही कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 धड़ों में नगर निगम से लेकर के सचिवालय तक घेराव किया गया। कांग्रेस के पहले जत्थे ने पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव किया है। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार ने पहले नगर निगम, फिर डीएम कार्यालय और फिर मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन देने की योजना बनाई है। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और इसी मोर्चे खोलने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। अतिक्रमण अभियान को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस यहां पर सरकार को घेरती हुई नजर आई और नारेबाजी करती हुई भी नजर आई। और इसी संबंध में डीएम और मुख्य सचिव यानी डीएम जो देहरादून की हैं सोनिका और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को यहां पर ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। डीएम और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने के बाद से इस पूरे मुद्दे पर यानी अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात की 16 के बाद के मसलों का 16 से पहले वाले ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप इसको छत गरीब को नहीं देते तो उजाड़ने क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट मॉल है, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने होंगे, वो सरकारी संपत्ति को कब्जा कर बैठे। ये बेचारे गरीब और चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि ठीक इसके विपरीत अव्यवस्थाओं की बात करें तो वो चरम पर हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और उत्तराखंड की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण वो कहीं ना कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीने के लिए पानी और ठहरने की उचित व्यवस्था जो है चारधाम यात्रा में नहीं है। इसके अलावा लगातार श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी आ रहा है। प्रचार में भी रहते हैं, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव प्रचार में क्यों गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में गए ये निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है। वर्तमान में हमारी जो सबसे बड़ी निधि है, उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा पूरे देश में उस पर आंच आ रही है। यहाँ तमाम देश का यात्री आता है और यात्री अपने साथ यहाँ से दुखद अनुभव लेके वापस जाकर जो नेगेटिव प्रचार हमारे प्रदेश का करेगा वो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए था। चुनाव प्रचार बाद की बात है, चुनाव प्रचार भी करना चाहिए, वो नेता हैं तो चुनाव प्रचार उनकी पार्टी की उनसे उम्मीद होगी, चुनाव प्रचार भी करें, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड होना चाहिए। और चारधाम यात्रा के लिए भक्तों में खासा उत्साह है। भारी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पहुंचते हैं। कई लोग हेलीकॉप्टर की सेवा भी लेते हैं।
हालांकि हेली सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। बीते 14 वर्ष में जो है केदारनाथ क्षेत्र में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर के खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीसी स्थापित करने की मांग की जा रही है, क्योंकि हेली सुरक्षा को लेकर के कई सवाल इस दौरान चारधाम यात्रा में उठने लगे हैं। बीते 14 वर्षों में 10 दुर्घटनाएं हेलीकॉप्टर की हो चुकी हैं और इसी को देखते हुए जो है एटीसी स्थापित करने की मांग जो है लगातार वहां पर उठाई जा रही है। बीते दिनों भी आपको बता दें कि एक हादसा हुआ था, हालांकि यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई थी हेलीकॉप्टर की और 6 जो यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित बच गए थे, लेकिन ये एक तरीके की बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर इसमें इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवाई जाती। अब इसी को लेकर के जो है लगातार एटीसी की मांग उठाई जा रही है, हेली सुरक्षा को लेकर के ये मांग उठाई जा रही है। और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को में कमी लाने को लेकर के संभागीय परिवहन विभाग ने ओवर स्पीड से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जाने पर वृद्धि की है। परिवहन संभागीय विभाग के एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि पिछले 4 महीनों पहले का आंकड़ा अगर बताया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और मृत्यु की दरों में भी 16% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरीके से ओवर स्पीड वालों पर नजर गड़ाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीड चेक करने के लिए क्षेत्र में 3 स्थानों पर कैमरे लगाए हुए हैं। कैमरे के आधार पर ओवर स्पीड चलने वाले वाहन स्वामियों को चिन्हित कर चालान की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद से उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के दून अस्पताल और जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी के प्रबंधों का जायजा लिया है। वहीं इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी के मानकों के अनुसार प्रबंध रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनेशन और दून अस्पताल में सभी प्रबंधों की जानकारी ली गई है और जो भी कमियां दिखी हैं उन्हें तत्काल रूप से ठीक करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि कल ही राज्य सरकार के द्वारा इसमें एसओपी जारी की गई है, तो मेरे द्वारा भी सभी चिकित्सालयों में उससे संबंधित जो भी मानक अनुसार उपाय किए जाने हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज मेरे द्वारा सोम जिला चिकित्सालय कोरोनेशन तथा दून चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और वहाँ मेरे द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियाँ भी ली गई। तो जो कमियाँ थी उनको जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए। और उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ तक तप रहे पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है और देहरादून की गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं और बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम यानी 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तेज धूप के कारण सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ रही थी। वहीं तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर रहने से बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। हल्द्वानी के देवलचौड़ में जमीनी विवाद के मामले में चंदर बिष्ट ने कहा कि उनकी पत्नी के नाम पर देवलचौड़ क्षेत्र में जमीन ली गई है, जिसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज और कब्जा भी उन्हीं के पास है। लेकिन जैसे ही वो उसमें रोजगार के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह डमरवाल अपने साथ कई लोगों को लेकर के वहां पहुंचकर उन्हें कब्जा नहीं होने दे रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी और धमकी उन्हें दे रहे हैं
और वो लगातार पुलिस प्रशासन और एसपी के पास जा रहे हैं। सर, मैं चंद्र सिंह बिष्ट, मेरी वाइफ के नाम पे, रेखा बिष्ट के नाम पे देवचौक बंदोबस्ती में 12,000 स्क्वायर फीट जमीन है, जिसका दाखिल खारिज भी और मौके में मैं कब्जे में भी हूँ। वहाँ पे मैं जब भी कोई काम करता हूँ, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह जमाल, अन्नू बादशाह, जो लगातार आके मुझे परेशान, मारने की धमकी, गाली गलौज, इतनी गंदी गाली मेरी मम्मी पापा, भाई बहन भाभी के सामने होते हुए, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गालियाँ उसने मुझे दी हैं। और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, कोमा में पहुंचा दूंगा, गोली मार दूंगा, 6 की 6 गोली मार के नाली में डाल दूंगा। और लालकुआं नगर सहित बिंदुखत्ता क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज के साथ गौला नदी में तटबंध निर्माण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर नारेबाजी की है और तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद पंत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेताया है कि यदि हम लोगों की मांगों को तत्काल रूप से पूरा नहीं किया जाता तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। विद्युत के लिए क्षेत्र में लाइट का लो वोल्टेज का आना या विद्युत कटौती होना, ये बहुत ही बड़ी एक समस्या बनी हुई है क्षेत्र के लिए। और आज 45-50% डिग्री पारा चढ़ गया है, लोगों का घर में जीना हराम हो गया है। लोग घर के बाहर आके छतों में बाहर रह रहे हैं और वैसे ही मवेशियों का है। तो सरकार को इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार जागे और विद्युत कटौती को पूरा करे और ट्रांसफार्मर को बदले, बड़े ट्रांसफार्मर लगाए वहाँ पर। तो ये तो हम बिजली के बारे में दे रखा है। दूसरा, हमने तटबंध के बारे में भी सरकार को ज्ञापन दे रखा है। पिछली बार भी बार हम देते आए हैं, इस बार भी हमने तटबंध के बारे में ज्ञापन दे रखा है। तो आम जन की है, देखिए वोल्टेज की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, उत्पादन कम है या डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो उस समय बिजली कटौती होती है या वोल्टेज की समस्या होती है। इस वोल्टेज की समस्या से किसान अलग परेशान है, आम जनमानस तो परेशान ही है। दूसरा यह है कि गौला नदी हमेशा बरसात में तबाही लेके आती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं चेती है। तटबंध बनने शुरू नहीं हुए हैं, उनमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब बरसात शुरू होगी तो तब तटबंधों में काम शुरू होगा, उसके बाद क्या उनका असर होगा ये आम जनमानस भी जानता है। तो हर बार जो है कि उसी तबाही का ये सरकार इंतजार करती रहती है। पहली मांग हमने ये ली है कि बिंदुखत्ता में जो अघोषित इनकी बिजली कटौती रहती है बिना बताए, और लो वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत परेशान है और बार बार आके ज्ञापन देने का काम करती है, लेकिन ये कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। और दूसरा, हमने गौला में जो तटबंध की समस्या को लेके हमने दिया, पहले भी हमने इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। जब नदी अपने तूफान पर आ जाती है, उस समय ये जेसीबी लेके नदी में उतरने का काम करते हैं, समय रहते ये तटबंध बनाने का काम नहीं करते, जिससे भारी नुकसान जमीन का, मकान का और मवेशियों का, जान माल का खतरा बना हुआ है। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द तटबंध निर्माण करें और जो बिजली की समस्या है इससे निजात दिलाएं। सारी पूरे जब से इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लगातार बिजली कटौती, कल रात भी 10 बजे से रात भर, सुबह जब फोन मैंने पहले तो फोन नहीं उठा, सुबह 6 बजे फोन किया, पूरी कभी लाइट 0 हो जा रही है, कभी लाइट 300 हो जा रही है, कभी 250। मेरे खुद घर का फ्रिज फूक गया, मेरे घर के पूरी लाइटें फूक गई हैं और भी औरों के यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। परंतु विभाग से कहते हैं, विभाग सुनने को तैयार नहीं है। मैंने तो कहा भैया ये तो लाइट ही काट दो या लाइट दे दो, ना लाइट काटने को तैयार है। बस जब मैंने सुबह उनको 6 बजे फोन उठाया मेरा, उन्होंने, तब मैंने उनसे कहा भैया मैं या तो लाइट तुम काट दो, मैं यहीं आ रहा हूँ, नहीं दो, और लाइट या तो खोल ही दो। तो तब जाके उन्होंने लाइट काट के तब सुबह 8-9 बजे लाइट आई है यहाँ पर। ये हाल बिजली विभाग का है इनका, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पर बिजली विभाग। ये सरकार की पूरी नाकामी है पूरी है कि इनके अधिकारी जो हैं किसी से फोन करें, फोन उठाने को तैयार नहीं है और बात करने को तैयार नहीं है। और पौड़ी जिले क्षेत्र में बगोलीधार मोटर मार्ग के विस्तारीकरण और डामरीकरण कार्य का स्थानीय जो विधायक हैं राजकुमार पोरी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने इस मौके पर नाराजगी जताते हुए कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उनकी तरफ से यह स्थलीय निरीक्षण किया गया है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोड के विस्तारीकरण और डामरीकरण के कार्य में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। जो सड़क है खानी शरण से बगोली धार तक पीएमजीएसवाई के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है और लोगों की शिकायत थी कि इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल, कच्चे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और इस कबर भी नियमानुसार नहीं बन रहे हैं और साथ में लोगों का कहना था कि काम बहुत स्लो चल रहा है। लोगों का मानना था कि अभी तक जो है इसका सिविल वर्क जो है पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तब जब लोगों की शिकायत है तो कल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को साथ लेकर मैं स्थलीय निरीक्षण के लिए गया और वहाँ पर जो मुझे पाया है वास्तव में जो उन्होंने कंक्रीट पत्थर के तोड़े हैं वो कच्चा पत्थर है, वो सोलिंग के काम का पत्थर नहीं है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड मुख्यालय को शिफ्ट करने को लेकर के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पेट्रोलियम सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है, जिससे ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन में रोष है। देखिए, कांग्रेस की सरकारों में देहरादून में कई केंद्रीय संस्थान स्थापित किए गए और निश्चित तौर पर उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति भी करी और देश के विकास में योगदान भी दिया। उन्हीं में से ओएनजीसी का स्थान भी मुख्य रूप से आता है और अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार में लगातार ओएनजीसी को शिफ्ट करने के जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ओएनजीसी के कई डिपार्टमेंट को यहाँ से जो है प्रस्थान भी कर गए हैं। वहाँ की कर्मचारी यूनियनें भी लगातार जो है इसका मुखर विरोध कर रही है। आखिर देहरादून से भाजपा की सरकार को नफरत क्यों है? क्यों देहरादून से वो जो है ओएनजीसी मुख्यालय को स्थानांतरित करने का जो है षड्यंत्र रच रही है और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पेट्रोलियम सचिव से भारत सरकार से जो है इसमें पुनर्विचार और हस्तक्षेप की जो है मांग की है, क्योंकि ओएनजीसी तो देहरादून की स्थान है और देहरादून में इसका मुख्यालय रहते ही जो है ये विश्व की जो है प्रमुख कंपनियों में शामिल हुई और इसने जो है बहुत उल्लेखनीय काम देश की प्रगति में किया है। अब देहरादून से जो है ओएनजीसी का मुख्यालय शिफ्ट करने का जो षड्यंत्र है वो समझ से परे की बात है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके कोई जो है कारण नहीं है और देहरादून में रहते भी जो है ये अपने कार्य को जारी रख सकता है। तो सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ओएनजीसी मुख्यालय का जो है विरोध कर जो है शिफ्टिंग का विरोध जारी रखेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर के भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अधिवक्ता नाखुश हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं संग चर्चा की है, जहां हाईकोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस रावत और सेक्रेटरी ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने हाईकोर्ट नैनीताल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से हुई बैठक के लिए निर्णयों पर जानना चाहा, तो उन्होंने बैठक को औपचारिकता मीटिंग बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर बैठक के उपरांत काशीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश जोशी ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तमाम अधिवक्ताओं की एक ही मांग है, हाईकोर्ट जनहित के लिए नैनीताल में ही स्थापित रखा जाए। तो आज काशीपुर बार एसोसिएशन में हमारी औपचारिक मुलाकात थी माननीय अध्यक्ष जी से, सेक्रेटरी साहब से, पूरी कार्यकारिणी के साथ साथ और भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ एक औपचारिक मुलाकात थी। क्योंकि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है हाईकोर्ट का शिफ्टिंग का, तो उसके बारे में विचार विमर्श की एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि यहाँ पे काशीपुर बार एसोसिएशन में बड़ा सहयोग करा, तो इसलिए आज हमने औपचारिक मुलाकात यहाँ पर करी, जिसमें आगे के बारे में विचार विमर्श करा गया। इसमें हमारे और सम्मानित अधिवक्ता पूरे का सहयोग रहा और इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा करते हुए हमारी औपचारिक मुलाकात हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय करी। इसमें सब लोग एक बिंदु थे अधिवक्ताओं की बैठक में कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहना चाहिए। हमारी सबकी मांग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग जो बना था जिस समय, उसमें निर्णय हुआ था भारत सरकार द्वारा कि एक जगह राजधानी रहेगी और एक जगह हाईकोर्ट रहेगा। तो हाईकोर्ट यहाँ पर है नैनीताल में, यहाँ पर विच्छेद किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट नैनीताल में रहना चाहिए। इसी को लेकर
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहेगा और उसी संबंध में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कृत कार्रवाई के बारे में हमारे अधिवक्ताओं को बताया काशीपुर में भरी सभा में, और सबने उसमें यही कहा कि हमारी मांग जो है भारत सरकार से और माननीय उच्चतम न्यायालय से कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहे। चारधाम यात्रा में यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर एनएचएम कड़े प्रयासों में लगा हुआ है, जिसे देखते हुए आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से चारों धामों में यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। इस बात को लेकर के एनएचएम की निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चारों धामों में कुल 50 जगहों पर मेडिकल आउटपोस्ट लगाए गए हैं, जहां पर एनएचएम के डॉक्टर और हेल्थ वॉलंटियर तैनात हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनएचएम के सभी डॉक्टर और हेल्थ वॉलंटियर मुख्य रूप से 50 वर्ष से ऊपर की आयु के यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और अगर किसी यात्री को हृदय या सांस संबंधित तकलीफ हो तो उसे जरूरत के अनुसार सलाह दी जा रही है। इसमें एक तो हमारे कई जगह पे लगभग 50 जगहों पर हमारे मेडिकल आउटपोस्ट लगाए गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स वहाँ पदस्थ किए गए हैं। साथ में हेल्थ वॉलंटियर्स भी एनएचएम की तरफ से वहाँ पदस्थ किए गए हैं, जो कि 50 से वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उनको एडवाइस भी कर रहे हैं अगर उनको किसी प्रकार की हार्ट रिलेटेड या सांस रिलेटेड समस्या है तो उनको ऊपर जाने के अगेंस्ट एडवाइस भी कर रहे हैं। और साथ में अगर किसी को ड्यूरिंग द पैदल यात्रा या फिर ड्यूरिंग यात्रा के दौरान अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको दवाई या फिर जो एक फर्स्ट एड वाला काम होता है वो भी कर रहे हैं। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो उनको रेफरल का भी एम्बुलेंसेस के माध्यम से उनको रेफर भी किया जा रहा है। और साथ में जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं उनको स्पेशल जो ऊंचे क्षेत्रों में पदस्थ हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव्स का भी प्रावधान इस बार एनएचएम के द्वारा किया गया है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।